सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी पुरस्कार पाने वाले पहले ग्लोबल राष्ट्राध्यक्ष बन चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, सम्मानित किया गया इथियोपिया की तरफ से उनके सर्वोच्च सम्मान से, और सम्मान पाने वाले ग्लोबल लीडर सबसे पहले बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भारत के लिए भी गर्व का विषय है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में देखिए सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दे दी गई है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसके जरिए बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य है। बिहार में सरकार गठन के 1 महीने के भीतर नीतीश सरकार ने अगले 5 साल में विकास का रोड मैप तैयार कर दिया है। अगले 5 से 10 वर्षों में टॉप 5 के अंदर होगा। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए हैं। पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाना। जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर काम होगा और चिन्हित 94 लाख परिवारों के रोजगार पर जोर देते हुए अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देना है। दूसरा निश्चय है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य है। बंद पड़ी 9 और 25 नई चीनी मिलों की शुरुआत होगी। उद्योगों के विकास के लिए 3 हाई लेवल कमेटी गठित होगी और बिहार पूर्वी भारत का टेक हब बनेगा। तीसरा निश्चय है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। इसमें चौथे कृषि रोड मैप के काम में और तेजी लाई जाएगी। मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना होगी। चौथा निश्चय है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। इसके लिए सरकार ने अलग से उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया है। पुराने प्रतिष्ठित संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे और नई एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। पांचवा निश्चय है सुलभ, स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। इसके लिए अब प्रखंड CHC विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे, जबकि जिला अस्पताल अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे। 7 निश्चय पार्ट 3 का छठवां निश्चय है, यानी 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण होगा और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। 7वां निश्चय है सबका सम्मान, जीवन आसान। आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान किया जाएगा। एक विकसित बिहार बनाने का, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक नए निर्णय लिए गए हैं। आज जिस लक्ष्य के साथ 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई है, उसको लेकर सभी विभाग ने कार्य योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि 7 निश्चय सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि आने वाले 5 से 10 साल में बिहार देश के टॉप 5 विकसित राज्यों में शामिल होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ सरकार विकसित बिहार के लिए जोर आजमाइश में लगी है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। सच तो यह है कि ये आय दुगना करने की बात बोल रहे हैं, लेकिन बिहार के हर आवाम पर 27,000 रुपया इन्होंने कर्जा लाद दिया है, जबकि आप आय दुगना की जगह अब आम लोगों से आप उस कर्जा को चुकाने के लिए दोहन करेंगे। पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय योजना के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है, लेकिन पहले के 2 संस्करणों का क्या हश्र रहा, क्या आउटकम रहा, इस पे चर्चा होनी जरूर चाहिए।
और इसके माध्यम से जो हमारे युवा है जिनको रोजगार चाहिए, या जो 94 लाख जो गरीब परिवार निकले थे जातीय गणना में, उनको भी आर्थिक सहायता इसके माध्यम से मिलेगा। जो किसान है, जो कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों को मजबूतीकरण करने का काम चल रहा था, उसको और आगे ले जाना है। जो उद्योग कल कारखाने यहाँ लगने हैं वो भी इसके माध्यम से लगेंगे, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए भी इसमें सभी तरह का काम किए गए हैं। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने विपक्षी पार्टियों को बीजेपी से सीखने की नसीहत दी है। ऋषि मिश्रा ने यह कहा कि अब पार्टियों को जातीय गुणागणित से ऊपर उठना होगा, तो मृत्युंजय तिवारी ने यह कहा कि कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताना होगा। साल के नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी विद डिफरेंस वाली बीजेपी ने बड़ी बहस छेड़ दी है। कल तक बिहार के विधायक और मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले नितिन नवीन जैसे ही बीजेपी के शीर्ष पद पर पहुंचे, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। विपक्ष के नेता अब अपने ही नेताओं को बीजेपी से राजनीति सीखने की नसीहत देने लगे हैं। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक जोड़ लेते हैं कि ये समाज 15%, आज अरिथमेटिक से राजनीति नहीं होता, केमिस्ट्री चाहिए। वोटर्स के बीच में भी केमिस्ट्री बन चुका है और पार्टियों को अपने अंदर में भी बनाना पड़ेगा केमिस्ट्री। जात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है, सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नसीहत दे डाली कि बीजेपी की तरह सबको कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। हर दल को भी इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो तो पार्टी और मजबूत होती है। बीजेपी के फैसले का उदाहरण बनाकर जिस ढंग से विपक्ष के कुछ नेता अपनी ही पार्टियों के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, उससे बीजेपी के नेता गदगद तो हैं ही, आरजेडी और कांग्रेस को नसीहत भी देने लगे हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतना ही विपक्ष के लिए अच्छा होगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है, उन लोगों को ये सबक मिल जाता है तो अच्छी बात है। देश की ज्यादातर पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप है। शीर्ष पद पर अक्सर एक ही परिवार के लोग पहुंचते हैं, भले ही पार्टी में जी जान से मेहनत करने वाले हजारों कार्यकर्ता हों। ऐसे समय में बीजेपी ने नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बड़ा संदेश दिया और विपक्ष में खलबली मचा दी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी बिल लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल से लेकर विपक्ष ने न सिर्फ जोरदार हंगामा किया बल्कि महात्मा गांधी के नाम को हटाए जाने को लेकर सदन में जोरदार वार और पलटवार का दौर भी नजर आया। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया, जिसे वीबी जी राम जी या आम बोलचाल में जी राम जी बिल कहा जा रहा है। महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रिप्लेस करने वाला ये नया बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। सदन में हंगामा हुआ, कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ गई। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा तक मार्च भी किया। अब सवाल यह है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना हंगामा हो रहा है? तो विपक्ष का जवाब है, बिल से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं?
महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आया। उधर सरकार का कहना है कि मनरेगा 20 साल पुराना हो चुका है। ग्रामीण भारत अब बदल गया है। बेहतर कनेक्टिविटी, हाउसिंग और डिजिटल एक्सेस है, इसीलिए नया फ्रेमवर्क जरूरी है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार है। विपक्ष इसे गरीब विरोधी और गांधी विरोधी बता रहा है, तो सरकार इसे अपग्रेड बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में देखिए शराबबंदी है, नशे के किसी भी तरह के सामान की बिक्री पर कानूनी तरीके से रोक है, पर क्या बिहार में नशा नहीं हो रहा है? ये सवाल अगर मैं आपसे करूं तो आप क्या जवाब देंगे? सरकार लाख दावे कर ले, पर हकीकत यह है कि शराबबंदी वाला बिहार नशे के काले कारोबार का गढ़ बन गया है। और नशा भी सिर्फ शराब नहीं, जानलेवा ड्रग्स का। पटना में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो बच्चों को नशे के नर्क में ढकेल रहा है। हमारी ये बेहद चिंताजनक इस रिपोर्ट में आप देखिए उड़ता बिहार और डूबता बचपन। बिहार में नशे का नर्क, बच्चों को शिकार बना रहा नशीली सुई का नेटवर्क। नशे पर रोक लगाने में क्यों फेल है प्रशासन? मेरी बेटी 9 क्लास में पढ़ती थी, उसको कुछ लड़कों ने नशीला सुई देके उसको बेहोश करके सेक्सुअल हैरेसमेंट का करना चाहा था। 15 साल की उस लड़की की तकलीफ का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसे नशे के सौदागरों ने उसका बचपन छीन लिया। उस बच्चे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, जिसे दरिंदों ने अपनी हवस मिटाने के लिए नशे के नर्क में झोंक दिया। उसका नाम जानना आपके लिए जरूरी नहीं, पर उसकी आप बीती सुनना बहुत जरूरी है। ये कहानी राजधानी पटना की रहने वाली एक छात्रा की, जो बिहार में चल रहे नशीली सुई के सिंडिकेट का शिकार हुई। उन हैवानों ने एक बार नहीं, कई बार पीड़िता को नशीली सुई भोंकी, उसे इस जानलेवा नशे का आदी बना दिया। उसके साथ ऐसे घिनौने काम किए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पीड़िता की मां ने न्यूज़ 18 को बताया कि नशे के सौदागर पटना में खुलेआम घूम रहे हैं और स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। मेरी बेटी 9 क्लास में पढ़ती थी, उसको कुछ लड़कों ने नशीला सुई देके उसको बेहोश करके सेक्सुअल हैरेसमेंट का करना चाहा था। यही सारी घटना हुई है उसके साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था आज की लड़कियों के साथ, और जो पटना में बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। यही सारी बात है। तो ये कब ये हुआ सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ, कितनी बार हुआ और कब इसकी शुरुआत हुई, क्या बताया उसने? वो स्कूल जाने के क्रम में 2-4 बार ऐसा हुआ है, जो लड़की उसको नशे का सुई देके उसको आदी बना चुके हैं। अभी तो मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। एएसपी पटना सिटी राजकिशोर सिंह ने बताया कि पुलिस नशे के कारोबार में शामिल बच्चों से ज्यादा पूरे नेटवर्क को चलाने वालों की गिरफ्तारी की योजना पर काम कर रही है और उसी से बिचवाते हैं, क्योंकि जो लड़के लोग पकड़ाए थे इंजेक्शन के साथ वो लोग भी कम एज के थे, 20-22 साल के थे, और वो लोग फोन के माध्यम से अन्य स्टूडेंट्स या अन्य नशा करने वाले को इंजेक्शन सेल करते थे। तो हम लोग अभी उस पर फोकस कर रहे हैं, जो मेन जो स्टॉकिस्ट है उसको ध्वस्त किया जाए ताकि आम बच्चे लोग उसका शिकार न बने। पटना के कई थाना इलाकों में इस ड्रग रैकेट के खुलासे के बाद कार्रवाई हुई और गिरफ्तारियां भी हुई, पर नशे की जड़ें बिहार में इतनी गहरी हो गई हैं कि पुलिस के एक्शन के बाद भी बिहार के बच्चे नशे के दलदल में डूबते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के ठिकानों पर रेड खत्म हो चुकी है। एसबीयू की टीम आरोपी गजाधर मंडल को अपने साथ एसबीयू कार्यालय ले गई। गजाधर मंडल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे और इसके बाद टीम उनको साथ लेकर गई। पटना और भागलपुर में रेड के दौरान गजाधर मंडल की अकूत संपत्ति का
खुलासा भी हुआ है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। पत्नी और दूसरे सदस्य के नाम से अर्जित जमीन के 16 डीड बरामद किए गए, जिसकी कीमत 3,41,81,000 बताई गई है। वहीं टीम ने पत्नी के नाम से 30,80,000 की एफडी शेयर के साथ 8 लाख के सोना चांदी के जेवरात और 1,88,500 कैश भी बरामद किया। यहाँ पर करीब 8 लाख का गहना जो बरामद हुआ है और करीब नगद में 2 लाख रुपए और विभिन्न तरह के कागजात मिले हैं। जमीन के कागजात इनके बारे में जो सूचना है और जो ऑनलाइन से बहुत स्रोतों से पता चला है कि कई जगह इनका प्लॉट है, 15-16 जगह पता चला है, जिसमें एक सिर्फ यहाँ फ्लैट का कागजात मिला है, बाकी कोई कागजात जमीन का नहीं मिला है। बिहार में भ्रष्टाचारियों पर प्रहार जारी है। निगरानी की विशेष टीम ने काली कमाई के कुबेर भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के ठिकानों पर छापेमारी की और टीम ने गजाधर के आवास के भ्रष्टाचार के सबूत जुटाए। तो मोतिहारी में टैक्स चोरी के आरोप में कबाड़ की दुकान पर सेल्स टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मच गया। ये आलीशान फ्लैट है काली कमाई के कुबेर गजाधर मंडल का। गजाधर मंडल दरभंगा में भवन निर्माण विभाग के निदेशक हैं। भ्रष्टाचार से करोड़ों का वारा न्यारा करने वाले इस अधिकारी के ठिकानों पर विशेष निगरानी की टीम ने धावा बोल दिया है। गजाधर मंडल के पटना और भागलपुर के ठिकानों पर निगरानी की टीम ने एक साथ छापेमारी की। भ्रष्ट अधिकारी के आवासीय परिसर के चप्पे चप्पे को खंगाला गया। छापेमारी के दौरान बैंक खातों, निवेश से जुड़े कागजात, जमीन मकान से संबंधित दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की गई। पटना के राजवंशी नगर में उषा रेसिडेंट अपार्टमेंट में एसवीयू की टीम ने गजाधर मंडल के फ्लैट से कई कागजात बरामद किए हैं। तो ये देख सकते हैं कि एसबीयू की टीम जो है वो यहाँ पहुंची है और यहाँ पे पूरे तौर पे छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। एसबीयू के जो डीआईजी हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई जो है वो चल रही है। फिलहाल गजाधर मंडल जो है उनके तीनों ठिकानों पे, चाहे कार्यालय हो या आवास हो या फिर पैतृक आवास हो, सभी जगहों पे ये रेड की कार्रवाई जो है कंडक्ट किया गया है। भागलपुर में भी गजाधर मंडल के फ्लैट में विशेष निगरानी की टीम ने छापेमारी की। ये तस्वीरें रानी तालाब के गंगोत्री अपार्टमेंट की है, जहां विशेष निगरानी विभाग की टीम ने धावा बोला। अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 305 से स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम को कई महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विशेष निगरानी विभाग की टीम ने भागलपुर में दबिश दी है। भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के गंगोत्री अपार्टमेंट में विजिलेंस की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। विशेष निगरानी विभाग की टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। ये तीसरी तस्वीर मोतिहारी के एक कबाड़ दुकान की है। कबाड़ की दुकान में सेल्स टैक्स विभाग ने छापेमारी की। कबाड़ दुकानदार मनोज यादव पर टैक्स चोरी का आरोप है। सेल्स टैक्स विभाग की टीम दल बल के साथ कबाड़ दुकान पहुंची और एक एक कागजात को खंगाला। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार का एक्शन जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। काली कमाई से अकूत संपत्ति हासिल करने वाले गजाधर मंडल और कबाड़ की दुकान चलाकर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन इसकी बानगी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, भागलपुर से विकास कुमार और मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर मांडविया ने बिहार में तलवारबाजी के लिए ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की सहमति दी है। ये बिहार के खेल जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा बिहार की एक टीम चीन में होने वाले स्पोर्ट्स एक्सपो में भी शामिल होगी। श्रेयसी सिंह के साथ बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान श्रेयसी सिंह ने दुनिया में बिहार की खेल उपलब्धियों और राज्य सरकार की ओर से खिलाड़ियों के विकास के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी।
और डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी बिहार को खेल के क्षेत्र में केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। और यहाँ रुक